मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आज मैं फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और रीड करते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। पूछा जा रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य का प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा में कोई योगदान नहीं है, क्या ये कथन सत्य है? क्या पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये असत्य क्वेश्चन है। क्या है? असत्य है। अनुच्छेद 21 ए में क्या डेफिनेशन है? अनुच्छेद आर्टिकल 21 ए में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी और तब तक उपलब्ध कराती रहेगी जब तक देश के नागरिकों में समानता नहीं आ जाएगी। तब तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अवसर राज्य सरकार उन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराती रहेगी जब तक देश में विकास की एक स्थिति नहीं आ जाती। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राज्य का शिक्षा में हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? राज्य का शिक्षा में हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था 16वीं शताब्दी से। कब प्रारंभ हुआ था? 16वीं शताब्दी से। वैसे जो शिक्षा शब्द है वो समवर्ती सूची का हिस्सा है, समवर्ती सूची में से अंकित किया गया है शिक्षा को, और शिक्षा समवर्ती सूची में होने के नाते शिक्षा के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर प्रावधान करते हैं। कोई भी कानून बनाया जाता है तो दोनों ही सरकारें मिलकर इस पर प्रावधान करती हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा का कौन सा साधन है? तो जो राज्य शिक्षा का कौन सा साधन है? तो राज्य शिक्षा का औपचारिक साधन है। शिक्षा कौन सा साधन है? औपचारिक साधन। कौन सा साधन है? औपचारिक साधन है। और औपचारिक साधन होने के नाते मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, और समवर्ती सूची का हिस्सा होने के नाते शिक्षा पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर प्रावधान करती हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर प्रावधान करती हैं, अर्थात राज्य सरकार उन 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराती है, अर्थात उनके लिए विद्यालय में शिक्षक और बच्चों की आवश्यक सुविधाओं को राज्य सरकार द्वारा ही निर्वाहन किया जाता है। ठीक है। इसलिए राज्य शिक्षा का कौन सा साधन है? औपचारिक साधन है। औपचारिक साधन है क्योंकि राज्य के द्वारा ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, और जो शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वो औपचारिक तरीके से की जाती है।
किस तरीके से की जाती है? औपचारिक तरीके से की जाती है, क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा है वो विद्यालय में उपलब्ध कराई जाती है। कहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है? विद्यालय में उपलब्ध कराई जाती है। विद्यालय में समय, एक विशेष समय के आधार पे विषय वस्तु को कंप्लीट किया जाता है और शिक्षक वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक कार्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक कार्य हैं? किसके शैक्षिक कार्य? राज्य के। किसके? राज्य के। राज्य के कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन दिया था वो दिया था विद्यालय की स्थापना करना, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य यानी कि स्थानीय सरकार जो होती है उनके द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? विद्यालय की, है ना। क्योंकि प्राथमिक जो बेसिक जो नीड है एक बच्चे की वो है कौन सी? प्राथमिक पाठशाला, है ना, प्राथमिक पाठशाला। इसलिए विद्यालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रामीण एरिया के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे एक कन्या प्राथमिक पाठशालाएं होती हैं या फिर बेसिक स्कूल होते हैं और वहां पे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, यानी कि 1 से 5 तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये राज्य सरकार का कार्य होगा कि वो सभी गांवों में, यानी कि जहां की जनसंख्या 1000 हो, ऐसे गांवों में कम से कम गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, है ना। ये भी राज्य सरकार का ही कार्य है। क्या कार्य है? शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, है ना। शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, यानी कि अगर आपने विद्यालयों की स्थापना कर दी है ना, इसकी स्थापना अगर आपने एक ग्रामीण एरिया में एक विद्यालय की स्थापना की है तो उस विद्यालय को संचालित करने के लिए, है ना, उस विद्यालय को निर्मित करने के लिए, उस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग की भी जरूरत होती है जो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अर्थात जैसे अगर वहां पे बच्चों ने नामांकन करवा रखा है तो बच्चों के लिए मिड डे मील के लिए आर्थिक पैसे की जरूरत होती है, वो राज्य सरकार के द्वारा ही वहन किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना ये भी किसका काम है? राज्य सरकार का काम है। क्योंकि अगर विद्यालय की स्थापना हो चुकी है और अगर स्कूल वहां पे संचालित हो रहा है, स्कूल चलाया जा रहा है, तो स्कूल को निर्मित करने के लिए आपने देखा होगा कि आजकल दोपहर में मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, है ना। मिड डे मील का मतलब मिड डे मील में भोजन दिया जाता है ना। पहले गेहूं बांटा जाता था, चावल बांटे जाते थे, तो वो अब नहीं, चावल और गेहूं नहीं बांटे जाते हैं, अब मिड डे मील में यानी कि दोपहर का भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। तो बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिए अब जो वहाँ के हेड मास्टर होते हैं उनके लिए उनके पास आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए पहले से। तो आर्थिक व्यवस्था अगर राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है तो वो शिक्षा में सहयोग होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट है इसमें निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य करना है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक निश्चित स्तर तक ये राज्य सरकार द्वारा निश्चित कर दिया जाए कि किस निश्चित स्तर तक शिक्षा को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, अभी राज्य सरकार ने बता रखा है ये चीज। तो अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें भी हमने बताया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें मैंने बताया आपको कि पहले जो शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क कर दी गई थी। कितने से? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा कर दी गई थी। अब वही शिक्षा आप 3 से 18 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क कर दी गई है।
ठीक है। तो यहाँ दिया है निश्चित स्तर तक, एक कोई निश्चित स्तर, एक मानक बना के रखिए जहां तक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, अनिवार्य रूप से निःशुल्क कर दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि पहले 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अब अगर आप नई किताबों में अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो 2020 के बाद जो नई किताबें आएंगी उसमें 3 से 18 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हो सकता है कि अभी कुछ किताबों में वर्णन ना किया गया हो, लेकिन कुछ समय बाद हो जाएगा। ठीक है। अभी हो सकता है कि 6 से 14 ही मिल रहा हो आप लोगों को, लेकिन आगे जाके जो किताबें छपेंगी, जो अच्छी किताबें हैं, जो अच्छे राइटरों की किताबें हैं, उनमें अब आपको 3 से 18 तक पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अभी हो सकता है कि ना छपा हो, ठीक है, अभी आपको हो सकता है कि 6 से 14 ही मिल रहा हो, लेकिन आगे जो आप पढ़ेंगे वो 3 से 18 पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि पहले हम शिक्षा जो प्रारंभ कर रहे थे वो कर रहे थे 5 वर्ष से, करते थे ना। पहले आप जो एडमिशन करवाते थे बच्चे का, वो करवाते थे 5 वर्ष में, है ना। अगर आप सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने जाते थे तो जब तक बच्चा 5 वर्ष का नहीं हो जाता था एडमिशन नहीं होता था। लेकिन अब यही चीज हो गई है कि अब 5 वर्ष की जगह पे 3 वर्ष कर दिया गया है कि आप बच्चे का 3 वर्ष में एडमिशन हो जाएगा, है ना। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में एडमिशन हो जाएगा आप बच्चे का। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने प्री प्राइमरी को शामिल कर लिया है, किसको? प्री प्राइमरी को, प्री प्राइमरी को हमने शामिल कर लिया है। ठीक है। प्री प्राइमरी। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 5वां क्वेश्चन है, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है या किन तत्वों की अधिकता होती है संचार भाषा में। ठीक है। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो संचार जो भाषाएं होती हैं, आपने देखा होगी संचार की जो भाषाएं होती हैं, है ना, या फिर जो कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है। ज्यादातर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, आप जैसे आप मैसेज से कोई भी चीज करते हो तो ज्यादातर आपने देखा होगा कई सारी चीजों पे आप सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं ना। आप सांकेतिक भाषा, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपने यही बना दिया, सांकेतिक भाषा है, बट आदमी सामने वाला समझ गया कि इसका मतलब क्या है। कुछ नहीं है तो आपने मुंह बना के भेज दिया, उससे आदमी समझ गया कि ये क्या कह रहे हैं, समझ गए ना। तो बहुत सारी जहाँ पे आप बातचीत कर रहे होते सामने वाले से, ठीक है, और जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं आपस में, तो बहुत सारी चीजों पे आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं ना, सांकेतिक भाषा का। जरूरी नहीं कि आप कोई चीज बोलकर ही व्यक्त करें, है ना, जरूरी नहीं कि आप बोलकर व्यक्त करें तभी आपकी बात सामने वाला समझ पाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजों पे आप अपनी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे वो व्यक्ति आपकी उस भाषा को, जो आपकी भाषा आपके द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, वो चीज उसको समझ में आ जाती है। ठीक है। तो संचार भाषा में संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और कूट का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कूट। ठीक है। कूट का मतलब कुछ सिंबल्स होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना। संकेतों का और सिंबल्स दोनों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कूट पदों का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि संचार भाषा में संकेतों का और कूट पदों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने में होती है तब उसे क्या कहा जाता है? अगर हम संचार की प्रक्रिया में कई लोगों को हम शामिल कर रहे हैं, कई लोगों को अगर हम शामिल कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे जिसमें हम कई सारे लोगों को शामिल कर रहे हैं तो हम क्या बोले होंगे उसको? कई लोगों को अगर हम, तो उसे जनसंचार बोला जाता है। जन का मतलब लोग, समझ गए ना, जनसंचार, समझ गए ना, समझ गए, उसे जनसंचार बोला जाता है, ठीक है। जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं उसे जनसंचार कहा जाता है। जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं उसे जनसंचार कहा जाता है, समझ गए ना। जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं उसे जनसंचार कहा जाता है, समझ गए ना। एक ही सूचना को अगर कई लोग
कई लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो वही सूचना फिर जन संचार बन जाती है। समझ गए ना? ठीक है। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जनसंचार। जैसे कोविड की समस्या है ना, अभी कोविड की समस्या है, और कोविड की समस्या को अगर हम लोगों को जागरूक करने के लिए अगर हम कोई मीटिंग करते हैं, ठीक है, या हम कोई, जैसे मोदी जी ने क्या किया, या किसी ने भी, अमिताभ बच्चन ने, आपने देखा जब आप कॉल करते हो तो वॉइस उनकी रिकॉर्ड रहती है, वॉइस रिकॉर्ड आपको सुनाई देती है सबसे पहले। तो वो जो संचार का जो माध्यम है वो कौन सा है? जनसंचार है। इसमें कई लोगों को क्या किया जा रहा है? सूचना दी जा रही है। समझ गए ना? कई लोगों की सूचना दी जा रही है, तो वो सूचना कैसी है? जनसंचार का एक माध्यम है। ठीक है। एक ही सूचना को कई लोगों तक पहुंचाई जा रही है। समझ गए ना? एक ही सूचना को, एक ही प्रकार की सूचना, उसमें कोई फेरबदल तो नहीं है कि आपको कुछ बताया, इनको कुछ बताया, इनको कुछ बताया, उनको कुछ बताया, ऐसा तो नहीं है। सेम शब्द, सेम भाषा शैली, सेम सूचना, समझ गए ना, सभी तक पहुंचाई जा रही है, तो वो जनसंचार का माध्यम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की नई छवि उभरने का क्या कारण है? हिंदी की नई छवि उभरने का क्या कारण है? समझ गए ना? हिंदी की नई छवि, आपने देखा होगा कि पहले लोग इतना हिंदी को पसंद नहीं करते थे, हिंदी को इतना ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से जनसंचार बढ़ा है, समझ गए ना, जब से जनसंचार बढ़ा है तब से उसकी एक नई छवि निकल के आई है बाहर। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदी की कई सारी, कभी कभी आपने चैनलों में भी देखा होगा, हिंदी के कितने सारे शो होते हैं, कविता पाठ होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, हिंदी पे होता है ना। तो वो जनसंचार के माध्यम से ही उसकी नई छवि निकल कर आई है कि हिंदी भी एक ऐसा विषय है, एक साहित्यिक विषय है जिसे रुचिपूर्वक आप पढ़ सकते हो, शोध कार्य कर सकते हो, उसे जान सकते हो, उसे समझ सकते हो। समझ गए ना? हिंदी भी एक ऐसा विषय है। तो हिंदी की नई छवि उभरने का क्या कारण है? क्योंकि संचार का माध्यम जो है बढ़ गया है। समझ गए ना? समझे? आप जैसे आपने देखा होगा, पहले आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई कविता पढ़ने का कोई शौक था, या तो आप क्या करते थे, 2-2 रुपए वाली वो किताबें खरीदते थे, है ना, जिसमें चुटकुले लिखे रहते थे या जिसमें शायरियाँ लिखी रहती थी। पढ़ने का जिनको शौक है वो खरीदते थे। लेकिन अब आप उसको जरूरत नहीं है, आपके पास क्या है? संचार का माध्यम आपका बढ़िया, आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है। कोई भी कविता पढ़नी, कोई भी कुछ करना है, आपने तुरंत टाइप किया और निकल आया, सुना आपने, एंजॉय से सुनते हो, आप उसको पढ़ते हो, याद करते हो, फिर आप दूसरी जगह सुनाते हो। तो क्योंकि संचार का माध्यम कैसा हो गया है? बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप हिंदी की तरफ आपका रुझान बढ़ता जा रहा है। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में पहला रेडियो जो प्रसारण हुआ था वो 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था, और उसकी डेट है 23 जुलाई 1927। ठीक है, 23 जुलाई 1927 इसकी तिथि है जब पहली बार भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था। समझ गए ना? इसकी डेट हमें याद रखना है, 23 जुलाई 1927 को पहली बार भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान और अभियांत्रिकी का संबंध किससे है? प्रौद्योगिकी से है, तकनीकी से है। समझ गए ना? ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूरसंचार पर रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? इससे पहले आपने देखा होगा कि जिनके पास टीवी थी वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ही हम सब कुछ देखते थे और खुश रहते थे देख देख के। लेकिन बाद में फिर एक कलर टीवी आई,
जो चीज़ हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखते थे वही चीज़ अब हम कलर में देखने लगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि भारत में दूरसंचार का रंगीन प्रसारण सबसे पहले कब हुआ था, है ना, दूरसंचार। ठीक है, तो पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1982 को। ठीक है, 15 अगस्त 1982 को सबसे पहले रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ था दूरदर्शन में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ था? भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था तो 15 अगस्त 1945 को भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, समझ गए? 15 अगस्त 1945 को भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है? कंप्यूटर जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्यूट शब्द से बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए, इनको याद करना है, पढ़ना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आंसर देने हैं अच्छे से। ठीक है।